नमस्कार बच्चों। इससे पहले की क्लास में हमने अम्ल, क्षार और लवण का तुल्यांकी भार ज्ञात करना सीखा था। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि ऑक्सीकारक और अपचायकों का तुल्यांकी भार कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं कि तुल्यांकी भार, ऑक्सीकारक और अपचायकों के तुल्यांकी भार ज्ञात कैसे करते हैं। तो ऑक्सीकारक का जो तुल्यांकी भार ज्ञात करने का सूत्र होता है ऑक्सीकारक का अणु भार। ठीक है, ऑक्सीकारक का अणुभार निकालना मैंने इसे आपको पहले क्लास में सिखाया है। तो ऑक्सीकारक का अणुभार को उसके द्वारा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या से अगर भाग दे दोगे तो आप ऑक्सीकारक का तुल्यांकी भार ज्ञात कर सकते हो। ठीक उसी प्रकार अगर अपचायक का तुल्यांकी भार आपको ज्ञात करना है तो अपचायक के अणुभार को उसके द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है, मतलब अपचायक के अणुभार को उसके द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन की संख्या से अगर आप भाग देते हैं तो उस समय आप अपचायक का तुल्यांकी भार आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ये जो ऑक्सीकारक और अपचायक होते हैं, जब इनका माध्यम बदलता है, मतलब अगर अम्लीय माध्यम है, क्षारीय माध्यम है और उदासीन माध्यम है, तो माध्यम बदलने के साथ साथ इनका जो तुल्यांकी भार है वो भी क्या होते जाता है, चेंज होते जाता है। मतलब ऑक्सीकारक और अपचायक अलग अलग माध्यम में अलग अलग तुल्यांकी भार दर्शाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आपका पोटेशियम परमैंगनेट है, तो पोटेशियम परमैंगनेट अगर अम्लीय माध्यम में तुल्यांकी भार क्या होता है इसका ज्ञात करने का सूत्र होता है, ये रहा पोटेशियम परमैंगनेट 6H+ आयन, मतलब माध्यम आपका H+ आयन के कारण अम्लीय हो गया है, तो उस समय वो पोटेशियम आयन, मैग्नीज आयन, जल और ये नवजात ऑक्सीजन के 5 अणु देता है। अगर हम दोनों पक्षों में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या को देखें तो यहाँ पर KMnO4 की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, +7 है। यहाँ पर ये जब उत्पाद बना लेता है तो ये बन जाता है मैग्नीज 2+ आयन, तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, 2 है। पीछे मैंने आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालना बताया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो आपका KMnO4 है ये +7 ऑक्सीकरण संख्या दर्शा रहा है, जबकि उत्पाद में Mn2+ आयन +2 ऑक्सीकरण संख्या दर्शा रहा है। क्लियर। तो मैग्नीज की परमाणु क्रमांक कितना होता है, परमाणु संख्या कितनी होती है, 25। अभिकारक जो KMnO4 है, ये जो अभिकारक KMnO4 है में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आई, +7। +7 का मतलब है कि मैग्नीज ने अपने 7 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए हैं। ठीक है, जब ये 7 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो मैग्नीज पर इलेक्ट्रॉन कितना बचेगा, 25 में 7 इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी बचेगी, केवल 18। ठीक उसी प्रकार उत्पाद की तरफ मैग्नीज 2+ आयन जो है उसमें मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या हम लोग कितने निकाले हैं, +2 निकाले हैं, और +2 निकाले हैं इसका मतलब मैग्नीज ने कितने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए हैं। तो मैग्नीज अगर 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उस पर इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे, केवल 23 इलेक्ट्रॉन। क्लियर। ठीक, अभिकारक जो है आपका अभिकारक KMnO4 में मैग्नीज पर 18 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, जबकि उत्पाद पर Mn2+ आयन में मैग्नीज पर 23 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। अभिकारक की ओर मैग्नीज पर 18 इलेक्ट्रॉन और उत्पाद की ओर मैग्नीज पर 23 इलेक्ट्रॉन है। तो आपका अभिकारक की ओर कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ूंगी, कितने इलेक्ट्रॉन को मैं और जोड़ूंगी तो 23 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन और जोड़ेंगे, 5। मतलब KMnO4 में मैग्नीज पर 18 इलेक्ट्रॉन है, अगर यहाँ पर मैं 5 इलेक्ट्रॉन को और जोड़ देती हूँ, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इस 5 इलेक्ट्रॉन को अगर मैं जोड़ देती हूँ तो 18 और 5 23 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो उत्पाद के तरफ मैग्नीज पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर हो जाएंगे, है ना। तो अभिकारक मैग्नीज पर 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए वो कितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, 5 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, और दोनों साइड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, बराबर 23 हो जाएगी। अतः KMnO4 का तुल्यांकी भार मैं पहले बता चुकी हूँ कि ऑक्सीकारक का अणुभार, यहाँ पर KMnO का अणुभार कितना निकाल के दिखाई थी मैं, 158, और इसके द्वारा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 5। तो 158 को, चूंकि ये आपका तुल्यांकी भार है और KMnO4 का तुल्यांकी भार ज्ञात करने का सूत्र है, तो ऑक्सीकारक KMnO4 का अणुभार हो गया 158 और उसके द्वारा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 5। आंसर कितना आया, 31.6। मतलब KMnO4 जो होता है ये आपका अम्लीय माध्यम में, KMnO4 अम्लीय माध्यम में 31.6 तुल्यांकी भार दर्शाता है। ठीक, अब उदासीन माध्यम में KMnO4 का तुल्यांकी भार ज्ञात करते हैं। तो KMnO4 उदासीन माध्यम मतलब जल से क्रिया करने का पोटेशियम के 2 आयन और MnO2 4+ आयन बनाता है, हाइड्रोक्साइड के 2 आयन बनाता है, 3 नवजात ऑक्सीजन को वो निकालता है। दोनों पक्षों में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या पहली पता है KMnO4 में
मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या धन 7 है और यहाँ पर है आपका MnO2। MnO2 में पिछले क्लास में बताई थी कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी निकलेगी, +4 निकलेगी। Mn की परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कितनी होती है, 25। चलिए, अभिकारक के MnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या धन 7 है। इसका मतलब यहाँ पर अभिकारक की ओर मैग्नीज पर इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 बची है, क्योंकि उसने धन 7 का मतलब 7 इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया है। उत्पाद MnO2 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या कितनी निकाली हम लोगों ने, 4 निकाली है। 4 निकाली, इसका मतलब मैग्नीज ने 4 इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया है। तो 25 में से अगर 4 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो मैग्नीज पर कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 21। अभिकारक के MnO4 पर मैग्नीज पर 18 इलेक्ट्रॉन है, जबकि उत्पाद की ओर MnO2 में मैग्नीज पर 21 इलेक्ट्रॉन है। 21 इलेक्ट्रॉन है, इधर 18 इलेक्ट्रॉन है, मतलब दोनों तरफ अगर मैं दोनों तरफ देखती हूँ कि 3 इलेक्ट्रॉन का अंतर है। अगर मैं अभिकारक की तरफ 18 में 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ देती हूँ तो आप दोनों पक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 21 बराबर हो जाएगी। मतलब यहाँ पर मैग्नीज जो है 3 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। तो अभिकारक मैग्नीज में 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है, जिसे वो ग्रहण करके करेगा और दोनों साइड इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या करेगा, संतुलित करेगा। संतुलित करने के बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि उदासीन माध्यम में उदासीन माध्यम में KMnO4 का जो अणु भार है वो आएगा ऑक्सीकारक का अणु भार, ठीक है, ऑक्सीकारक का अणु भार, और इधर आएगा आपका ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या। ये हमारा सूत्र है। तो उदासीन माध्यम रहे में KMnO4 का अणु भार, उदासीन हो चाहे अम्लीय हो चाहे क्षारीय हो, अणु भार तो 158 ही रहेगा। कितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया मैग्नीज ने, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया। तो आपका आंसर आया 52.66। मतलब उदासीन माध्यम में KMnO4 का तुल्यांकी भार होगा 52.66। ठीक, इसी तरह क्षारीय माध्यम में KMnO4 का तुल्यांकी भार देखते हैं। तो क्षारीय माध्यम में मतलब आपका OH है, मतलब कौन सा माध्यम हो गया, क्षारीय। KMnO4 जो होते हैं हाइड्रोक्साइड आयन से रिएक्शन करके पोटेशियम आयन बनाते हैं। मैग्नीज MnO4 2- आयन बनाता है, जल बनाता है और एक ऑक्सीजन नवजात ऑक्सीजन को मुक्त करता है। दोनों पक्षों में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या को अगर हम ज्ञात करते हैं तो अभिकारक की ओर मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या धन 7 है, जबकि उत्पाद की ओर ऑक्सीकरण संख्या धन 6 है, जिसे मैंने आपको बताया है निकालकर। अभिकारक पोटेशियम के पर मैग्नेट जो है में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या धन 7 है, मतलब उसने 7 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन रखे हैं, 18 इलेक्ट्रॉन रखे हैं। ठीक इसी प्रकार उत्पाद की ओर MnO4 2- आयन में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आती है, धन 6 आती है। धन 6 का मतलब मैग्नीज ने 25 में से 6 इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 19। चलिए, अभिकारक पोटेशियम के MnO4 में मैग्नीज पर इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 बची है, जबकि उत्पाद में MnO4 2- में मैग्नीज पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी बची है, 19। दोनों पक्ष में इलेक्ट्रॉन का अंतर कितना है, 1। ये अभिकारक की ओर अगर 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है और वह इसीलिए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या को बराबर करने के लिए क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। तो क्षारीय माध्यम में KMnO4 का तुल्यांकी भार का सूत्र क्या हो जाएगा, ऑक्सीकारक का अणु भार बटा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या। चल, ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर 158 मैं पहले बता चुकी हूँ, चाहे माध्यम अम्लीय हो, क्षारीय हो, उदासीन हो, किसी भी अभिकारक का अणु भार क्या होता है, निश्चित होता है। तो यहाँ पर KMnO4 का अणु भार 158 जो मैंने आपको निकालकर बताया है, कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, 1। आंसर कितना आएगा, 158। मतलब KMnO4 अगर क्षारीय माध्यम में भी क्रिया करता है तो उसका आणविक द्रव्यमान जो होता है, तुल्यांकी द्रव्यमान होता है, वो हमेशा कितना होगा, 158 ही होगा। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। तो आज हम एक नया टॉपिक शुरू करते हैं, मोल प्रभाज। मोल प्रभाज को समझने के लिए हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि विलयन के 2 घटक होते हैं। पहला घटक को हम विलायक बोलते हैं, दूसरे घटक को विलेय बोलते हैं। विलायक को A से दर्शाते हैं, विलेय को B से दर्शाते हैं। अगर विलायक के मोलों की संख्या को Na दर्शाएंगे तो विलेय के मोलों की संख्या क्या दर्शाएंगे, Nb। N का मतलब होता है मोलों की संख्या। ये समझ में आ गया। अर्थात जो विलयन रहता है, विलयन बनने के बाद उसमें विलेय के मोल भी उपस्थित रहते हैं और विलायक के मोल भी उपस्थित रहते हैं। मतलब विलयन जो होता है वो विलेय के मोलों की संख्या और विलेय के मोलों की संख्या और विलायक के मोलों की संख्या का क्या होता है, योग होता है।
ठीक है। तो किसी भी विलयन का जो किसी भी विलयन में जो होता है, किसी भी विलयन का जो घटक होता है, पहला घटक विलायक, दूसरा घटक विलेय, इन दोनों के मोलों की संख्या को जोड़ देंगे तो हमें विलयन का मोल प्रभाज पता चल जाता है। चलिए मोल प्रभाज कैसे निकालते हैं इसको देखते हैं। पहले परिभाषा पढ़ते हैं। विलयन में 2 घटक होते हैं, कभी कभी 3 घटक होते हैं। तो किसी भी विलयन में उपस्थित किसी एक घटक के मोलों की संख्या, कोई सा भी एक घटक, ठीक है, विलयन में उपस्थित किसी एक घटक के मोलों की संख्या तथा उस विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। मतलब विलयन चाहे एक घटक से बना, 2 घटक से बना हो, 2 या 2 से अधिक घटक से बना हो, तो उस विलयन में उपस्थित किसी भी एक घटक के मोलों की संख्या को उसके विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या से अगर हम भाग दे देते हैं तो वो कहलाता है मोल प्रभाज। तो इसका मोल प्रभाज का जो परिभाषा बनेगा वो होगा विलयन में उपस्थित किसी एक घटक के मोलों की संख्या तथा उस विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। और मोल प्रभाज को दर्शाते हैं किससे? x से। घटक, पहला घटक जो है घटक विलायक का मोल प्रभाज हमको ज्ञात करना है, तो सूत्र हो जाएगा विलायक के मोलों की संख्या बटा विलायक के मोलों की संख्या धन विलेय के मोलों की संख्या। तो विलायक के मोलों की संख्या किससे दर्शाते हैं? Na से। और विलायक नीचे बटे में क्या है? विलायक के मोलों की संख्या Na धन विलेय के मोलों की संख्या Nb। मतलब एक घटक विलायक के मोलों की संख्या बटा विलायक के मोलों की संख्या और विलेय के मोलों की संख्या का जो अनुपात होता है वही कहलाता है विलायक का मोल प्रभाज। घटक बी क्या है आपका? विलेय है। तो विलेय का मोल प्रभाज कैसे निकालेंगे? विलेय है इसलिए बी, मोल प्रभाज के लिए x। मतलब विलेय का मोल प्रभाज बटा विलायक का मोल प्रभाज धन विलेय का मोल प्रभाज। मतलब जिस घटक का निकालना उस घटक का मोल प्रभाज को ऊपर रखना है और विलयन में उपस्थित कुल मोल प्रभाज से क्या करना है? भाग देना है। तो अगर हम विलेय के मोल प्रभाज निकालेंगे तो विलेय के मोल प्रभाज को ऊपर रखेंगे और उसमें उपस्थित विलायक के मोल प्रभाज और विलेय के मोल प्रभाज का योग से क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। तो सूत्र क्या बना? XB = NB बटा Na धन NB। चलिए इसके आधार पर हमारे पास एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, गणितीय क्वेश्चन, इसको सॉल्व करके देखते हैं। 2.82 ग्राम ग्लूकोज, आणविक द्रव्यमान 180 है जो निकाल के दे दिया गया है, को 30 ग्राम जल में विलय किया गया। ठीक, ग्लूकोज और जल का मोल प्रभाज की गणना कीजिए। मोलों की संख्या निकालने का सूत्र होता है भार, मतलब उसकी मात्रा कितनी है, घटक की मात्रा कितनी है, और उसका बटा क्या होता है? उसका अणु भार। ग्लूकोज की मोल संख्या निकालने के लिए सबसे पहले ये रहा 2.82 ग्लूकोज का भार, मात्रा, ठीक है, और ग्लूकोज का अणु भार कितना निकाल के दिया गया है? 180। तो ग्लूकोज का मोल प्रभाज निकालने के लिए ग्लूकोज की मात्रा को ग्लूकोज के अणु भार से भाग दे दिया, आंसर आया 0.0157 मोल। इसी प्रकार जल का निकालो। जल का मोलों की संख्या, जल के मोलों की संख्या जो निकालनी है, मोलों की संख्या निकालनी है, तो ये हो गया आपका 30, यहाँ पर क्वेश्चन में आपका 30 ग्राम जल दिया गया है, तो ये हो गया जल का भार बटा क्या हो गया आपका? जल का अणु भार। ठीक है, आंसर क्या है आपका? तो जल का मोलों की संख्या निकालने के लिए जल की मात्रा को जल के अणु भार से भाग दे दिए, तो कितना आंसर आया? 1.67 मोल। जल का अणु भार निकालना आपको पता है ना, इस विधि से हम लोग निकालते हैं। ठीक, चलिए अब पहला घटक कौन सा है? ग्लूकोज। ग्लूकोज का मोल प्रभाज निकालने के लिए x मोल प्रभाज का है, का प्रतीक है, ग्लूकोज का निकाला है तो इसलिए x ग्लूकोज लिखे हैं। तो ये हो गया ग्लूकोज के मोलों की संख्या बटा हो गया आपका ग्लूकोज की मोल संख्या धन H2O की मोल संख्या। तो यहाँ पर हम देखे थे कि ग्लूकोज के मोलों की संख्या कितनी आई थी? 0.0157, ये रहा। और ग्लूकोज की मोलों की संख्या को फिर लिखना है, तो ये रहा आपका 0.0157 धन, यहाँ पर है H2O की मोलों की संख्या, जल की मोलों की संख्या कितनी आई है? 1.67। तो ये रहा ग्लूकोज के मोलों की संख्या बटा ग्लूकोज और जल के मोलों की संख्या का योग। आंसर कितना आया? 0.00931।
इसी प्रकार जल के मोलों की संख्या को कैसे निकालेंगे, जल का मोल प्रभाज कैसे निकालेंगे, x मतलब मोल प्रभाज, H2O मतलब जल का। तो जिस घटक का निकालना है हमको ऊपर रखना है, तो हम यहाँ पर किसका निकाल रहे हैं, जल का। तो जल के मोलों की संख्या को ऊपर रखेंगे और विलयन में जो ग्लूकोज है और जल है उसके मोलों की संख्या के योग से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। मतलब जल के जल का मोल प्रभाज निकालने के लिए जल के मोलों की संख्या को ग्लूकोज की मोलों की संख्या और जल के मोलों की संख्या से क्या कर देंगे, के योग से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो जल के मोलों की संख्या कितनी निकली है, जल के मोलों की संख्या निकली है आपका 1.67। ठीक, ग्लूकोज के मोलों की संख्या कितनी निकली है, ग्लूकोज के मोलों की संख्या निकली 0.0157 मोल और जल के मोलों की संख्या फिर वही कितनी निकली है, 1.67। तो ये रहा जल के मोलों की संख्या, ये रहा ग्लूकोज के मोलों की संख्या और ये रहा जल के मोलों की संख्या। ऊपर आया 1.67, इन दोनों को जोड़ने पर आंसर आता है 1.6857। तो इनका जो योग है वो है 1.6857। इन दोनों को आगे सॉल्व करते तो आंसर आता है आपका 0.991। इस तरीके से ये जल का और यहाँ पर आपका ग्लूकोज का जो मोल प्रभाज निकल जाता है। ठीक, इसी प्रकार एक विलयन के एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक विलयन में द्रव्यमान के अनुसार 25% जल है, 25% एथिल अल्कोहल है तथा 50% एसिटिक एसिड है। विलयन के प्रत्येक घटक, कितने घटक हो गए, 3। एक जल है, एक एथिल अल्कोहल है और एक एसिटिक एसिड, 3 घटक है। तो तीनों घटकों के मोल प्रभाज को आपको निकालना है। जल के मोलों की संख्या मतलब जल का जो भार है वो कितना ग्राम है, कितना प्रतिशत है, 25। 25 को 18 से भाग दीजिए, 18 क्या है, जल का अणु भार है। ठीक, तो जल का द्रव्य प्रतिशत मात्रा, या जो मात्रा है वो है 25। 25 को उसके अणु भार से भाग दिया, आंसर आया 1.388 मोल। ठीक, एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या, तो एथिल अल्कोहल का कितना प्रतिशत है आपका, 25% है। एथिल अल्कोहल भी यहाँ पे आपका कितना प्रतिशत है, 25% है। तो 25 को, इसकी मात्रा जो है 25% है, तो उसको एथिल अल्कोहल के अणु भार, एथिल अल्कोहल का अणु भार यहाँ पर निकाल के दिखाया गया है, से भाग दे दिए तो यहाँ पर आया 0.543 मोल। ठीक है। एसिटिक एसिड के मोलों की संख्या, तो एसिटिक एसिड कितना प्रतिशत है आपका, 50%। तो 50% भाग एसिटिक एसिड को उसके अणु भार, एसिटिक एसिड का अणु भार यहाँ पर निकाला गया है, से भाग दे दिए, आंसर आया 0.833 मोल। ठीक, अब एक एक घटक का मोल प्रभाज निकालते हैं। जल का मोल प्रभाज निकालने के लिए जल के मोलों की संख्या को ऊपर रखोगे और जल, एथिल अल्कोहल तथा एसिटिक एसिड के मोलों की संख्या के योग से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। ठीक है, जल, एथिल अल्कोहल और एसिटिक एसिड के मोलों की संख्या का योग आता है आपका 2.764। कितना आया, 2.764। चलिए, तो जल के मोलों की संख्या कितनी आई है, जल के मोलों की संख्या आई है 1.388, ये रहा 1.388, और कुल मोलों की संख्या को से भाग देंगे तो कुल मोलों की संख्या के योग कितना आया था, बताई थी अभी पर 2.764। तो ये रहा जल के मोलों की संख्या को विलयन में उपस्थित तीनों घटकों के मोलों की संख्या के योग से भाग देने पर आंसर आता है 0.502। ठीक, एथिल अल्कोहल का निकालते हैं। तो एथिल अल्कोहल का जो मोल प्रभाज है उसके लिए हमको एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या को ऊपर रखना पड़ेगा और जल, एथिल अल्कोहल तथा एसिटिक एसिड मतलब तीनों घटकों के मोलों की संख्या के योग से क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। इसका आंसर कितना है आपको बताई थी मैं, 2.764। चलिए, तो यहाँ पर X मतलब मोल प्रभाज, एथिल अल्कोहल का निकाल इसलिए लिखेंगे XC2H5OH। ठीक, एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या कितनी आई थी, 0.543, और ये रहा जल के मोलों की संख्या, एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या और एसिटिक एसिड के मोलों की संख्या के योग से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो ये रहा आपका एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या बटा विलयन में उपस्थित तीनों घटकों की मोलों की संख्या से भाग दे दे तो आंसर आया 0.196। इसी प्रकार एसिटिक एसिड का मोल प्रभाज निकालने के लिए X एसिटिक एसिड के मोलों की संख्या को हम ऊपर रखेंगे तथा जल, एथिल अल्कोहल और एसिटिक एसिड के मोलों की संख्या के योग से भाग दे देंगे। तो एसिटिक एसिड का मोल संख्या कितनी आई है, 0.833, और जल, एथिल अल्कोहल और एसिटिक एसिड के मोलों की संख्या का योग कितना आया था, 2.764। भाग दे दिया, आंसर आया 0.302। हो गया। अब ये समझ में आने के बाद आपका होमवर्क है 12 ग्राम जल, 100 ग्राम एसिटिक एसिड तथा 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में प्रत्येक घटक का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। ठीक है, देख लीजिए फिर से, 12 ग्राम पानी है,
100 ग्राम एसिटिक एसिड है और 92 ग्राम, ठीक है, आपका एथिल अल्कोहल के मिश्रण में प्रत्येक घटक का मोल प्रभाज ज्ञात करना, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट क्लास में फिर देखेंगे।